तो दोस्तों आज मैं फाइनली लेकर आ चुका हूँ ब्लैक मिरर सीजन 7 के आखिरी पार्ट को, जिसके अंदर मैं कवर करूंगा बचे हुए 4 एपिसोड्स को, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। और इन सभी एपिसोड्स को आपस में जोड़ देता है मेस्मराइजर डिवाइस। सो इन केस आपने अगर पहले वाले 2 एपिसोड्स को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने रियल स्टोरी पेंगांतिन सेतन यानी कि द डेविल्स ब्राइड फिल्म को भी एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक भी आपको नीचे ही मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है होटल रेवरी नाम के एक मूवी के ट्रेलर से, जिसके अंदर डोरोथी चेम्बर्स नाम की एक एक्टर ने क्लैरा नाम के कैरेक्टर को प्ले किया था, जिसको डॉक्टर पामर नाम के एक आदमी से प्यार हो जाता है। लेकिन क्लैरा के पति को ये चीज पसंद नहीं आती और वो क्लैरा को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर पामर किसी तरह से उसको रोक लेता है। और ये मूवी 1949 में आई थी, लेकिन आज भी लोगों को ये रोमांटिक कहानी काफी पसंद थी, ये काफी बड़ी हिट रही। लेकिन प्रेजेंट के टाइम पर जिस प्रोडक्शन हाउस ने उस मूवी को बनाया था, उनके हालात सही नहीं चल रहे थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं आ रहे थे और प्रोडक्शन हाउस कर्जे में था। इसी वजह से वो किसी बड़े एक्टर को भी हायर नहीं कर सकते थे और उस टाइम के लोगों को ऐसे एक्टर्स पसंद नहीं आते थे जिनकी फेस वैल्यू ना हो। पर एक दिन कीवर्थ स्टूडियोज की ओनर जूडिथ कीवर्थ के पास में किमी नाम की एक लेडी आती है, जो कि उसको अपने न्यू प्रोजेक्ट रेड रूम के बारे में बताती है, जो कि नई तरह की टेक्नोलॉजी थी। और उसकी मदद से वो होटल रेवरी जैसे मूवी का पहले की ही तरह एक रीबूट वर्जन बनाना चाहती थी, यानी कि होटल रेवरी रीबूट। जूडिथ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो नए कैरेक्टर्स के साथ उस मूवी को बना पाए, पर किमी उसको विश्वास दिलाती है कि उसको पैसे के नाम पर बस एक अच्छे एक्टर को ही फीस पे करनी पड़ेगी, और वो भी बस मूवी के रन टाइम जितना। अब जूडिथ को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि 2 या 1.5 घंटे की मूवी, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर कौन एक्टिंग कर लेगा और पूरी मूवी कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन इस बार वो किमी की बात को मान लेती है, हो सकता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी होगी। अब इसी के साथ कहानी जो होती है वो ब्रैंडी नाम की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस पर जाती है, जिसने कि बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि रायन गोसलिंग और रायन रेनॉल्ड्स के साथ काम किया था, यानी कि बड़े बड़े रोल्स प्ले करे थे। पर कहीं ना कहीं वो अपने रोल से खुश नहीं थी, क्योंकि उसको बेशक से मेन लीड के रोल तो मिले थे, लेकिन वो मेन हीरो की वजह से बस एक साइड किक बनकर रह जाया करती। और फिलहाल ब्रैंडी जो होती है वो होटल रेवरी मूवी के कैरेक्टर यानी कि क्लैरा की तरह ही एक मेन लीड रोल करना चाहती थी, ताकि लोग उसके कैरेक्टर को हमेशा याद रखें। अब तभी उसका मैनेजर उसको बताता है कि कीवर्थ प्रोडक्शन हाउस होटल रेवरी का एक रीबूट बना रहे हैं और वो उसमें ब्रैंडी को भी कास्ट करना चाहते थे। लेकिन असल में उसके पास में डॉक्टर पामर का रोल प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट आई हुई थी, यानी कि यहाँ पर रोल स्वैप होने वाला था। बेसिकली मेल की जगह एक फीमेल रोल होगा। अब वैसे तो मूवी के अंदर डॉक्टर एक मेल थे, पर क्योंकि रियल लाइफ में क्लैरा को निभाने वाली एक्टर डोरोथी एक लेस्बियन थी, जिसने आगे चलकर किसी बात के चलते खुद को खत्म भी कर लिया था। और इसी के चलते किमी जो थी वो किसी लड़के की जगह डॉक्टर के रोल में किसी लड़की को हायर करना चाहती थी। बेसिकली वो देखना चाहते थे कि यहाँ पर रोल को रिवर्स करके ये कहानी किस मोड़ को लेती। अब ब्रैंडी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि बाकी की कास्ट में क्या होगा, पर अभी इस रोल को करने के लिए वो मान जाती है। अब जैसे ही इस बारे में किमी और जूडिथ को पता चलता है तो वो दोनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनके स्टूडियो में इतनी बड़ी एक्ट्रेस आने वाली थी। खैर अब वो तुरंत ही ब्रैंडी को एक लिफाफा भेज देते हैं, जिसके अंदर उसके सारे डायलॉग्स मौजूद थे। साथ ही साथ एक पेन ड्राइव भी थी, जिसकी मदद से उसको समझ आता कि बेसिकली मूवी का रीबूट या फिर रीमेक बनने कैसे वाला है। लेकिन लिफाफा खोलते वक्त धोखे से ब्रैंडी से वो पेन ड्राइव नीचे गिर जाती है और वो उस पेन ड्राइव को नहीं देख पाती, जिसके बाद वो डोरोथी का फाइनल इंटरव्यू देख लेती है, जिसके बाद ही डोरोथी ने किसी वजह से खुद को खत्म कर लिया था। और डोरोथी मतलब जिसने कि क्लैरा का रोल प्ले किया। अब उस क्लिप के अंदर डोरोथी जो होती है वो किसी को इंटरव्यू दे रही थी और उसी समय उसे किसी का कॉल आता है, जिसको वो जानती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे काफी हंसकर बात करती है, यानी कि इंटरव्यूअर को और हम लोगों को ऐसा ही लगता है। खैर अब इसके बाद जिस दिन शूट होना था उस दिन ब्रैंडी कीवर्थ प्रोडक्शन हाउस में चली जाती है, पर वहां जाकर वो काफी हैरान रह गई थी, क्योंकि रूम में बस काफी सारे लोग कंप्यूटर्स पर बैठे थे और उसके अलावा वहां पर कोई और रियल कास्ट नहीं थी। किमी भी उसके ऐसे रिएक्शंस को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन बाद में वो ब्रैंडी को समझाती है कि असल में जो पेन ड्राइव उन्होंने ब्रैंडी को भेजी थी उसके अंदर उन्होंने अपने रेड रूम के कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ बताया था, जिसके अंदर मेस्मराइजर नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल करके वो ब्रैंडी की कॉन्शियसनेस को मूवी के अंदर ही भेजने वाले थे, यानी कि जो 1949 वाली मूवी थी उसके अंदर। यानी कि ऐसा समझ लो कि जो डॉक्टर पामर का रोल होगा उसके अंदर ब्रैंडी की कॉन्शियसनेस को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद वैसे तो मूवी बिल्कुल वैसे ही चलनी थी जैसे कि उसको
शूट करा गया था, लेकिन बस ब्रैंडी का कैरेक्टर डॉक्टर पामर के कैरेक्टर के साथ रिप्लेस हो जाता, स्वैप हो जाता। बेसिकली मेल की जगह फीमेल आ जाती और बाकी सबको यही लगता कि वो हमेशा से डॉक्टर पामर एक फीमेल ही थी। एनीवेज ब्रैंडी को ये सब थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस काम को करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद मेस्मराइजर लगाकर उसको होटल रेवरी मूवी के सेट पर भेज दिया गया था। मतलब कि मूवी के अंदर बाकी सबको ऐसा ही लगता कि वहां पर कभी कोई मेल डॉक्टर पामर था ही नहीं, बल्कि हमेशा से एक लड़की को, ब्रैंडी को ही हायर किया गया था इस रोल को प्ले करने के लिए। अब सेट पर बाकी सारे कैरेक्टर्स तो वही 1949 वाले थे और उन लोगों को भी वो उनकी रियल लाइफ ही लग रही थी। मतलब कि उन्हें नहीं पता था कि वो लोग एक मूवी के अंदर काम कर रहे थे। बस ब्रैंडी को ही सब पता होता है कि यहाँ पर एक रीबूट बन रहा है और साथ ही साथ उसको गाइड करने के लिए बाहरी दुनिया से किमी और जूडिथ बैठे हुए थे। अब मूवी के खत्म होने के बाद ब्रैंडी जैसे ही अपनी एंड क्रेडिट लाइन को बोलती, वैसे ही वो मूवी के बाहर आ जाती, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस रियल वर्ल्ड में आ जाती। अब शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था। पहले सीन में डॉक्टर पामर को एक रेस्टोरेंट में बैठकर क्लैरा के आने का इंतजार करना था और बाद में उसके सामने पियानो बजाकर उसको इम्प्रेस करते हुए उससे सही से बात करनी थी। अब शुरुआत में तो सब सही से चल रहा था और ब्रैंडी भी हर डायलॉग्स को परफेक्टली बोल रही होती है, लेकिन जब पियानो बजाने वाला सीन आता है तो उस समय पर ब्रैंडी सही से पियानो नहीं बजा पाती, जिससे कि कहानी अलग तरह से मॉड्यूल होने लगती है। और ऐसे में दिक्कत ये थी कि अगर कहानी अलग तरह से चलेगी और उसकी एंडिंग किसी और तरह से होगी तो ब्रैंडी को क्रेडिट लाइन कहने का मौका ही नहीं मिलता और वो हमेशा के लिए उसी सिमुलेशन के अंदर उस दुनिया में अटक जाती। अब उस समय पर भी मूवी के अंदर जहर देकर क्लैरा का पति क्लॉड उसको मारने की कोशिश करने वाला था और ब्रैंडी को एक ब्लैक रोज नाम की ड्रिंक को पीने से क्लैरा को रोकना था। पर क्योंकि ब्रैंडी ने पियानो सही से नहीं बजाया होता, जिसके चलते क्लैरा उल्टा डिससेटिस्फाइड हो जाती है और ब्लैक रोज खुद ही पीने लगती है। लेकिन ब्रैंडी ने फिर भी जैसे जैसे करके उस ब्लैक रोज ड्रिंक को पास में फेंक दिया था, जिसको वहीं पर मौजूद एक बूढ़ी लेडी का कुत्ता पी लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जबकि असल कहानी में उस ड्रिंक को वही बूढ़ी औरत पीकर खत्म होने वाली थी और ये सीन सच में काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में आगे हमको पता भी चलेगा। अब क्लैरा वहां से गुस्से में जाने लगती है, जिसको देखकर कहानी को वापस से प्लॉट पर लाने के लिए ब्रैंडी उसको रोकने की कोशिश करती है और धोखे से वो क्लैरा को उसके असली नाम डोरथी से बुला देती है, जिससे अचानक से क्लैरा रुक गई थी और उसको डोरथी नाम सुनकर थोड़ा सा अजीब लगना चालू हो गया था। लेकिन अल्टीमेटली इससे क्लैरा और ब्रैंडी में बात होना चालू हो जाती है और ब्रैंडी अब जैसे तैसे उस सीन से अगले सीन पर मूव करती है। मतलब कि बेशक से कहानी थोड़ी सी बदली जरूर थी, पर ब्रैंडी उसको फिर से लाइन पर ले आई। एनीवेज मूवी के अंदर क्लैरा के पिता जो थे उनकी काफी बड़ी कंपनी थी, जो कि क्लैरा के पिता के जाने के बाद में उसको ही मिलने वाली थी। अब क्लॉड क्लैरा को खत्म करके उसी कंपनी का मालिक बनना चाहता था, लेकिन क्लैरा को उसके ऐसे इंटेंशंस के बारे में पता नहीं होता। खैर अभी तो ये सीन बिल्कुल सही जा रहा था और फाइनली उनको पहले सीन से जैसा आउटपुट चाहिए था वो मिल जाता है। पर क्योंकि आगे के सीन्स के लिए उस बूढ़ी महिला का खत्म होना जरूरी था और उसकी जगह पर उसका डॉग खत्म हो गया था और इसलिए कहानी पूरी चेंज हो गई थी। और अगर इसी तरह से कहानी को आगे चलाया जाता तो आगे चलकर ब्रैंडी खत्म हो जाती। इसलिए किमी जो होती है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर ब्रैंडी को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर उसके सिस्टम्स में कुछ खराबी आ गई थी, जिस वजह से आखिरी सीन में आखिरी लाइन बोले बिना ब्रैंडी को बाहर नहीं निकाला जा सकता था और अगर जबरदस्ती करी जाती तो ब्रैंडी खत्म हो सकती थी। अब ब्रैंडी को वैसे जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी डर जाती है, पर किमी उसको शांत रहने के लिए कहती है और जब तक आखिरी सीन नहीं आता तब तक ये लोग एक नए प्लॉट पर काम करने वाले थे, जिससे कि ब्रैंडी को बचाया जा सकता था। अब ब्रैंडी इस पर मान जाती है और अब कहानी आगे चलती है। अब अगले सीन में ब्रैंडी को क्लैरा से एक हॉस्पिटल में टकराना था और उसके साथ थोड़ी देर घूमने के बाद होटल पर पहुंचना था। सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है और होटल के बाहर क्लैरा का पैर मुड़ जाने से उसके एंकल में मोच आ गई थी, जिससे कि ब्रैंडी को क्लैरा को सहारा देने के बहाने उसके रूम में जाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन वहां पर भी क्लॉड ने क्लैरा को खत्म करने का पूरा इंतजाम करके रखा था। उसने अपने एक आदमी से जहरीले बिच्छू को छुड़वा दिया था, जिसको डॉक्टर पामर यानी कि ब्रैंडी को रोकना था। तब ब्रैंडी उस बिच्छू को पकड़ लेती है और इस तरह से कहीं ना कहीं क्लैरा के अंदर ब्रैंडी के लिए फीलिंग्स डेवलप होना चालू हो जाती हैं और क्लैरा फीलिंग के चलते ब्रैंडी को किस कर लेती है। अब ये सीन सच में सभी के लिए औसम होता है, जिसको देखते हुए रियल वर्ल्ड के अंदर धोखे से किमी का एक साथी पूरे सिस्टम पर कॉफी गिरा देता है, जिससे कि सिस्टम बंद हो गया था और अब किमी ब्रैंडी से बात नहीं कर सकती थी। मूवी वर्ल्ड के अंदर भी ब्रैंडी और क्लैरा को छोड़कर बाकी लोग पूरी तरह से अटक गए थे। ये देखकर ब्रैंडी के तो होश उड़ जाते हैं, साथ ही साथ अभी उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसको करना क्या चाहिए। तब वो घबराते हुए इधर उधर जाने लगती है और क्लैरा भी उसके पीछे पीछे घूमते हुए उससे इन सब के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। अब शुरुआत में तो ब्रैंडी ने उसको
कुछ भी नहीं बताया था। पर फाइनली ब्रैंडी क्लैरा को सब कुछ बता देती है कि क्लैरा बस एक प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। ये जानकर तो क्लैरा के भी होश उड़ जाते हैं, पर ब्रैंडी बार बार उसको समझाने की कोशिश करती रहती है कि बस कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से ये सब हुआ है। और थोड़ी देर के बाद क्लैरा को कुछ याद भी नहीं रहेगा, वो वापस से क्लैरा की ही कैरेक्टर में आ जाएगी। ये सुनकर क्लैरा समझ जाती है कि वो असल में डोरथी है और वो बस कैरेक्टर प्ले कर रही है। इससे वो थोड़ा सा सदमे में थी, इसलिए वो बाहर जाकर इधर उधर घूमती है और सच में वो सेट के बाहर के एरिया में नहीं जा पा रही थी। तब वो सेट के बॉर्डर गेट से ही एक ब्लैक रूम में पहुंचती है, जहां पर उसको किमी और बाकी सबकी आवाजें आ रही होती हैं, जो कि सिस्टम को सही करने में लगे हुए थे, जिससे कि क्लैरा और परेशान हो जाती है। अब क्योंकि उसके हिसाब से तो वो खुद भी नॉर्मल जिंदगी ही जी रही थी और अभी वो वापस से ब्रैंडी के पास जाती है और उससे बात करना चालू करती है। अब क्लैरा का कैरेक्टर डोरथी ने सच में इतनी शिद्दत से निभाया था कि ब्रैंडी को क्लैरा से बात करके सब कुछ रियल ही लग रहा था। वो भी अब सच में क्लैरा की तरफ आकर्षित होना चालू हो जाती है और दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब बेशक से फिल्म की दुनिया में तो काफी टाइम बीत गया था, लेकिन असल दुनिया में अभी बस कुछ ही मिनट बीते थे, जिसके बाद फाइनली किमी ने सब कुछ सही कर दिया था। अब जब ब्रैंडी को ये बात पता चलती है तो वो काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि अब उसको क्लैरा से सच में प्यार हो गया था और वो ऐसे ही उसके साथ रहना चाहती थी। वो असल दुनिया में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो किमी को कुछ बता पाती इससे पहले ही किमी ने सब सेट करके सीन को उसी पल से चालू कर दिया था जब क्लैरा ने ब्रैंडी को किस किया था। अब इससे होता यह है कि बाद में जो कुछ भी हुआ था क्लैरा वो सब कुछ भूल गई। अब ब्रैंडी तब वहां पर अपने कैरेक्टर को प्ले तो करती है, लेकिन उसको काफी अजीब लग रहा था, बुरा लग रहा था। उसे इस कैरेक्टर को प्ले करने का मन नहीं करता, उसे सच में क्लैरा के साथ ही रहना था। खैर अब कहानी धीरे धीरे फाइनल क्रेडिट पर आ जाती है, जिसमें क्लॉड क्लैरा को खत्म करने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाने वाला था, जहां की रेलिंग टूटी हुई थी और अगर क्लैरा यहाँ से नीचे गिरती तो वो एक हादसा ही लगता। लेकिन डॉक्टर पामर को ऊपर पहुंचकर क्लैरा को इस बारे में बताना था, यानी कि ब्रैंडी को, क्योंकि पामर को ये बातें पहले से ही पता चल गई थी। अब इस सीन में जब ब्रैंडी ऊपर जाती है तो वहां पर वो क्लैरा को सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लॉड ने गुस्से में उस समय अपनी गन निकाल ली थी, जिसको देखकर ब्रैंडी उससे हाथापाई करने लगती है और क्लॉड की गन जमीन पर गिर जाती है। जबकि असल सीन के अंदर क्लॉड और डॉक्टर पामर की हाथापाई के बीच में क्लॉड एक मिस फायर कर देता, जिसके चलते नीचे मौजूद पुलिस वाले ऊपर आ जाते। पर पुलिस चीफ डॉक्टर पामर को पहचानने वाले थे, क्योंकि डॉक्टर पामर ने उस बूढ़ी औरत के खत्म होते समय चीफ की एलर्जी के बारे में उसको बताया था, जिसके बाद क्लॉड को गिरफ्तार कर लिया जाता और बाद में क्लैरा और डॉक्टर पामर साथ हो जाते, यानी कि जो आदमी था डॉक्टर पामर, यानी कि ओरिजिनल मूवी। पर फिलहाल इस प्लॉट के अंदर सब कुछ बदल चुका था, इसलिए अभी वाले सीन में गोली चलती ही नहीं थी। पर क्योंकि अभी सारा प्लॉट चेंज हो चुका था, इसलिए अभी वाले सीन में कोई भी मिसफायर नहीं होता। उल्टा क्लॉड अब ब्रैंडी को उस रेलिंग से गिराने की कोशिश करने लगता है। पर क्लैरा भी सच में ब्रैंडी से प्यार करने लग गई थी और उसके मन में ब्रैंडी को लेकर काफी अफेक्शन था, इसलिए वो क्लॉड की गन को उठाकर खुद ही क्लॉड को शूट कर देती है, जिसके चलते नीचे जो पुलिस वाले थे उनका ध्यान इस चीज पर चला जाता है और वो क्लैरा को गिरफ्तार करने वाले थे, जिसको जानकर ब्रैंडी को काफी बुरा लगता है। पुलिस के आने पर वो पुलिस को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और अभी वो ब्रैंडी को भी शूट करने वाले थे कि तभी क्लैरा चीफ को ही शूट करके खत्म कर देती है, जिससे कि एक पुलिस वाला उसको भी शूट करता है। और अब धीरे धीरे क्लैरा ब्रैंडी के हाथों में ही अपना दम तोड़ रही थी। ब्रैंडी तब काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि अब वो सच में क्लैरा से प्यार करती थी और उसको छोड़कर वो वापस नहीं जाना चाहती। पर किमी और जूडिथ उसको क्रेडिट लाइन बोलने के लिए फोर्स करते हैं, जो की थी कि मैं हमेशा तुम्हारा हूँ, और ब्रैंडी रोते हुए ये लाइंस बोलती है। और फाइनली वो मूवी के बाहर आ गई थी, लेकिन अभी ब्रैंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लोगों को इस बार ये मूवी न्यू एंडिंग के साथ और ज्यादा पसंद आई थी, यानी कि होटल रेवरी रिबूट। लेकिन ब्रैंडी क्लैरा को याद कर करके अपनी जिंदगी में अकेली रह जाती है। लेकिन एक दिन उसके पास किमी की तरफ से एक पैकेज आता है, जिसके अंदर डोरथी का आखिरी इंटरव्यू वाला क्लिप होता है और एक अलग तरह का लैंडलाइन फोन भी था। तब उस इंटरव्यू को देखते हुए ब्रैंडी उस लैंडलाइन फोन से कॉल करती है, और जैसा कि हमने देखा था कि इंटरव्यू के अंदर डोरथी को एक कॉल आया था, तो वो कॉल असल में इस बार ब्रैंडी का ही था। मतलब कि ब्रैंडी अब डोरथी से बात कर सकती थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो मेस्मराइजर की मदद से किमी ने उस अनजान कैरेक्टर को ब्रैंडी से बदल दिया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि ब्रैंडी सच में डोरथी को कितना ज्यादा याद कर रही है, और ब्रैंडी इससे काफी खुश होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर डोरथी का पक्का कोई ना कोई सीक्रेट अफेयर होगा किसी लड़की के साथ में, और वो कॉल भी शायद से उसी का आया होगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बदल दिया गया था मेस्मराइजर की मदद से, और वो अनजान कॉलर यानी कि अनजान लवर कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडी खुद थी। और इसी के साथ में तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों ये था ब्लैक मिरर एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। अब देखो इस एपिसोड के अंदर हमको लेस्बियन लव और इस टाइप की चीजों के बारे में समझाया गया है कि खाली मेल और फीमेल ही आपस में प्यार नहीं कर सकते, बल्कि और भी होते हैं जो कि आपस में प्यार करते हैं, यानी कि लड़कियां भी आपस में प्यार कर सकती हैं। और उसको थोड़ा सा यहाँ पर सोशलाइज करने के लिए, सोशल इशू दिखाने के लिए चीज करी गई है कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते और कई लोग यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते थे। जैसे कि यहाँ पर ब्रैंडी को पता ही नहीं था कि हाँ वो भी एक लेस्बियन है। बात रही क्लैरा यानी कि डोरथी के बारे में, तो वो भी एक लेस्बियन थी और सबसे बड़ी बात कि उसने भी खुद को खत्म कर लिया था। तो हो सकता है कि उसका कोई सीक्रेट लवर रहा होगा, कोई लड़की ही रही होगी जिसके चलते वो उसको मिल नहीं पाई और उसने खुद को खत्म कर लिया। तो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर LGBTQ और एक्टर और एक्ट्रेसेस के जो स्ट्रगल्स होते हैं उसको दिखाने की कोशिश करी गई है। तो चौथे एपिसोड की शुरुआत सन 2034 में कैमरन पॉल वॉकर नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो कि एक दुकान में जाकर कुछ सामान चुराने की कोशिश कर रहा था। पर तभी उसको पुलिस पकड़ लेती है और इस टाइम तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी कि किसी भी इंसान के DNA सैंपल्स जैसे कि उसके सलाइवा से ही हाथों हाथ पता लगाया जा सकता था कि क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर नहीं है। अब पॉल का सलाइवा टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो असल में एक मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट रहा है और इसलिए तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो काफी टाइम बाद मिला था। अब गिरफ्तारी के समय उसका बर्ताव काफी अजीब सा था, जैसे कि वो मेंटली पूरी तरह से सही नहीं हो। और तभी ऑफिसर कानो जो होते हैं वो जेन नाम की एक साइकेट्रिस्ट को पॉल से पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। जब उसको पूछताछ के लिए लेकर जाया जा रहा था उस समय वो बस चीजें ड्रॉ करने के लिए पेन और पेपर को मांग रहा होता है। उसके हिसाब से जब भी उसको अच्छा फील नहीं होता तब वो बस ड्राइंग करता था, लेकिन कानो उसको पेन देने से साफ इनकार कर देता है। अब आगे जैसे ही पॉल को ये बात पता चलती है कि उसके घर की चाबियों को लेकर 2 पुलिस वाले वहां पर तलाशी लेने के लिए गए हैं, तो ये जानते ही वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कानो से कहता है कि वो उन दोनों पुलिस वालों को उसके घर में कुछ भी छूने से मना कर दे। वहीं वो दोनों पुलिस वाले जब पॉल के घर में घुसते हैं तो उन्हें वहां पर काफी अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई दिखाई देती हैं। इवन पॉल के घर में काफी अजीब तरह की मशीन्स भी लगी हुई थी और एक रूम में जाने पर उन्हें वहां एक बहुत ही खतरनाक एडवांस कंप्यूटर सेटअप दिखाई देता है, जिसके मॉनिटर स्क्रीन पर कपड़ा ढका हुआ था और उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी जो कि वो पुलिस वाले नहीं समझ पाते। साथ ही साथ उसी मॉनिटर से कुछ सर्वर्स और अलग अलग तरह के डिवाइसेस कनेक्ट थे, जिसको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। वहीं कानो और जेन ने पॉल से पूछताछ करना शुरू कर दिया था। अब वो उसे एक सूटकेस की फोटो दिखाते हैं जो कि 1994 के समय में लावारिस मिला था और उसमें एक इंसान की लाश थी जिसको किसी और ने नहीं बल्कि पॉल ने ही खत्म किया था और तब से ही वो गायब था और अब जाकर वो पुलिस के हाथ लगा है। अब कानो जो होता है वो पॉल से उस आदमी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन पॉल अपनी अलग ही कहानी बताने लग गया था कि उसके बचपन में उसके मम्मी पापा की बिल्कुल नहीं बनती थी और उसके पिता उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते। साथ ही साथ पॉल को स्कूल के अंदर काफी बुली करा जाता था, पर उस समय तक उसमें किसी को भी मारने की क्षमता नहीं थी। कानो तब उससे जल्दी से 1994 के हादसे के बारे में बताने के लिए कहता है। अब इसी के साथ कहानी 1994 में जाती है जब पॉल एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर और एक गेमर जर्नलिस्ट हुआ करता। लोग उसको उसकी कंपनी के जरिए ही हायर करते थे ताकि वो उनकी बनाई हुई गेम्स को खेले और उन पर अपना रिव्यू लिखे। अब ऐसे ही एक दिन उसको कॉलिन रिटमैन नाम का एक दूसरा जीनियस प्रोग्रामर अपने सीक्रेट न्यू गेम को रिव्यू करने के लिए बुलाता है। उसकी सोच इतनी ज्यादा अलग थी कि वो एक समय पर पागल सा हो गया था, लेकिन फिलहाल वो नॉर्मल था और उसने एक नया गेम बनाया है। लेकिन इतना जीनियस होने के बावजूद भी कॉलिन मोहन ठाकुर नाम के एक आदमी की कंपनी में काम करता था। कॉलिन का नाम सुनकर पॉल काफी खुश होता है और उसी दिन उससे मिलने के लिए मोहन ठाकुर की कंपनी में चला जाता है। अब कॉलिन इतना जीनियस था कि कंपनी में उसका इतना ज्यादा दबदबा था कि बॉस ने स्पेशली उसके लिए एक प्राइवेट कैबिन तक बनाया हुआ था। कॉलिन के पास जाकर बात करने पर पॉल को पता चलता है कि असल में उसने एक ऐसी गेम बनाई है जो कि समय के साथ ग्रो करती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी। मतलब कि इस गेम के अंदर दुनिया के पहले डिजिटल क्रीचर्स थे और प्लेयर्स को उनका पालन पोषण करना था, जिससे कि वो अपने आप 2 से 4 हो जाते, 4 से 8, 8 से 6 और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता। उसमें सबसे कमाल की बात ये थी कि वो लोग इंसानों को कंप्यूटर के अंदर से देख सकते थे और उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बिना किसी प्रोग्रामिंग के खुद की ही एक भाषा बना ली थी। सो बेसिकली आप इनको AI डिमोनिक क्रीचर्स कह सकते हैं। खैर अब उस गेम का नाम था थ्रॉन्गलेट्स और उन क्रीचर्स को थ्रॉन्ग कहा जाता था। कॉलिन की सारी बातें सुनने के बाद पॉल काफी ज्यादा हैरान रह गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी वो थ्रॉन्ग्स जो होते हैं वो पॉल से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल को उनकी भाषा समझ नहीं आती। कॉलिन को भी असल में उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो खुश था कि ये क्रीचर्स टाइम के साथ इवॉल्व करेंगे
अब पॉल उस गेम के बारे में काफी ज्यादा सोच रहा होता है, इसलिए जैसे ही कॉलिन अपनी दवाई लेने के लिए बाहर जाता है वैसे ही पॉल वहां से उस गेम को चुरा लेता है और घर में आकर अपने पीसी में इंस्टॉल करके उसको खेलने लगता है। अब शुरुआत में तो उसको भी एक ही थ्रॉन्ग मिलता है जिसका अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना पॉल को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब इसी तरह से वो थ्रॉन्ग 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 और 4 से 8 और अब उनकी तादाद बढ़ती जाती है। अब पॉल को भी उस गेम की बहुत बुरी तरह से लत लग गई थी, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब भी वो गेम खेला करता तब थ्रॉन्ग्स उससे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनकी भाषा को समझ नहीं सकता था। तब एक दिन उसके घर में वही व्यक्ति आता है जिसको खत्म कर कर पॉल ने सूटकेस में भरकर फेंक दिया था और अब हमको पता चलेगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अब वैसे तो वो उसके ऑफिस में काम करता था जिसका नाम पॉल को नहीं पता था, लेकिन वो उसको हमेशा लंप बोलकर बुलाया करता। पॉल काफी ज्यादा सीधा था, इसी वजह से लंप भी उसका फायदा उठाना चाहता था। वो पॉल के पास आकर उसे सही से बात करते हुए उसको LSD बेचने की कोशिश करता है, यानी कि ड्रग्स बेचने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात कि पॉल ने उसे ले भी लिया था और पहली बार में उसको LSD काफी अच्छी लगती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि LSD के नशे में ही पॉल जब थ्रॉन्गलेट्स खेल रहा था तो उसको थ्रॉन्ग्स की भाषा समझ आ रही थी, जिससे तो मानो जैसे उसको जन्नत मिल गई हो। वो थ्रॉन्ग्स उसके सामने कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस के नाम रिपीट कर रहे थे, जैसे कि वो उससे किसी रीजन से सिस्टम को अपग्रेड करवाना चाहते हों। अब पॉल तुरंत ही उन डिवाइसेस के नाम लिख लेता है, लेकिन अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो LSD का असर खत्म हो जाने की वजह से उसको वापस से थ्रॉन्ग्स की भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए इस बार वो लंप से उसके सारे के सारे LSDs को खरीद लेता है और थ्रॉन्ग्स के कहे अनुसार चीजें करना शुरू करता है। उसने एक वेबकैम और माइक भी लगा दिया था ताकि थ्रॉन्ग्स उसको सही से देख पाएं और माइक की मदद से वो उनसे लगातार बात कर सकता था। वो पूरे 3 हफ्ते उनसे बात करने में लगा देता है, जिसकी वजह से उसके पास अब बस एक दिन बचा था ताकि वो थ्रॉन्गलेट्स गेम पर अपना रिव्यू लिख सके। इसलिए उसका बॉस गॉर्डन उसको कॉल करता है और तभी पॉल हड़बड़ाते हुए LSD के नशे में ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा था। लेकिन तब तक उसके घर में वापस से लंप आ चुका था, जो कि पॉल को जाता देखकर उसके घर में ही रहकर उसके वापस आने का इंतजार करने का फैसला करता है। वो दोनों अक्सर साथ में LSD लिया करते थे, इसलिए पॉल जो होता है वो भी बस जल्दीबाजी में अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर बस एक कपड़ा लगाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन मेट्रो में उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसको हर जगह बस दे नो लिखा हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि अब वो गेम में इतना ज्यादा घुस चुका था कि उसको थ्रॉन्ग्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। या फिर ये कहा जा सकता है कि थ्रॉन्ग्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे हमारी दुनिया में आने के लिए और उसके हिसाब से बस थ्रॉन्ग्स को ही सब कुछ पता था। वहीं अब लंप घर के अंदर थोड़ी देर गेम खेलने के बाद बोर हो जाता है। फिर जब वो वीड पीने के लिए माचिस ढूंढ रहा होता है तब उसको पॉल के कंप्यूटर से आवाजें आती हैं, जिसको सुनकर वो स्क्रीन पर से कपड़ा हटाता है और थ्रॉन्ग्स को देखकर गेम के चलते वो उनको अलग अलग तरह से मारना चालू करता है, जिसके अंदर उसे काफी मजा आ रहा होता है क्योंकि उसके लिए तो वो एक खाली गेम था। वहीं पॉल जो होता है वो जल्दी जल्दी ऑफिस के अंदर अपना काम करने में लगा हुआ था कि तभी गॉर्डन के पास में मोहन ठाकुर का कॉल आता है, जो कि उसको कॉलिन के वापस से पागल होने के बारे में बता रहे थे। वो बताता है कि कॉलिन अभी कुछ समय से अजीब से डिजिटल क्रीचर्स के बारे में बात करने लग गया था, जिसके बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इसलिए उसको असाइलम भेज दिया गया है। इवन यही रीजन था कि अब वो लोग थ्रॉन्गलेट्स को रिलीज नहीं करने वाले थे और अब पॉल को उसके ऊपर रिव्यू लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ये बात पता चलते ही पॉल गॉर्डन से बिना कुछ बोले सीधा अपने घर में जाने लगता है। पर पॉल के जाने के बाद में जब गॉर्डन उसके अभी तक के लिखे गए रिव्यू को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जो रिव्यू लिखा था वो थ्रॉन्ग्स की भाषा में थी, जो कि गॉर्डन को समझ में नहीं आ रही थी। यानी कि यहाँ पर थ्रॉन्गलेट्स गेम ने पॉल का भी दिमाग खराब कर दिया था। खैर अब पॉल जब घर आकर देखता है कि लंप ने उसके थ्रॉन्ग्स को खत्म कर दिया है तो गुस्से में वो लंप के ऊपर हमला कर देता है और वो भी उल्टा उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी पॉल गुस्से में उसको ओवरपावर करता है और गला घोटकर लंप को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसने लंप की बॉडी के कई छोटे टुकड़े करे और उसको सूटकेस में भरकर फेंक दिया। अब वो वापस से थ्रॉन्ग्स के पास आया तो वो काफी डरे हुए थे और अपने साथियों की मौत के लिए रो रहे थे और यही वो पल था जब थ्रॉन्ग्स इंसानियत के लिए बदलने वाले थे, इवॉल्व होने वाले थे। तब पॉल भी उनसे रोते हुए माफी मांगने की कोशिश करता है, जिसके बाद जैसे तैसे थ्रॉन्ग्स उस पर वापस से भरोसा करते हैं और पॉल फिर से उनके लिए इक्विपमेंट्स खरीदने में लग जाता है, जिसकी वजह से अब वो थ्रॉन्ग्स और ज्यादा बड़ी चीजों को प्रोसेस करके उन्हें सीख सकते थे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो और ज्यादा चीजें सीखने लगते हैं, धरती और इंसानों के बारे में और ज्यादा जानने लगते हैं।
बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो वो समझ गए थे कि इंसान उन्हें कभी भी खत्म कर सकते हैं, जिसके चलते वो इंसानों को ही खत्म करना चाहते थे, उनके बारे में सीखना चाहते थे ताकि वो अपनी रेस को बचा सकें। साथ ही साथ पॉल ने अपने दिमाग के अंदर भी खुद सर्जरी करके डिवाइस लगा लिया था, जिसकी मदद से वो थ्रॉन्ग्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता था और थ्रॉन्ग्स इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जान सकते थे उसके माइंड के चलते। साथ ही साथ तब हम पॉल की ही बातों से जान पाते हैं कि आज उसने जानबूझकर चोरी करने की कोशिश करी थी ताकि पुलिस वाले उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर आए, वो भी किसी खास वजह से। असल में पॉल वहां पर आया था ताकि वो थ्रॉन्ग्स का संदेश उन तक पहुंचा सके। थ्रॉन्ग्स सब इंसानों के साथ रहना चाहते थे, पर ऐसा कैसे होता, तो पॉल इस बारे में बस एक डायग्राम के जरिए बता सकता था और इसलिए वो शुरुआत से पेन पेपर मांग रहा था। ये सारी बातें जानने के बाद कानो को काफी गुस्सा आता है और उसको थ्रॉन्ग्स की बात पर विश्वास नहीं था, यानी कि इस पूरी कहानी पर विश्वास नहीं था। ये सारी चीजें उसे मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। साथ ही साथ वो बस लंप का असली नाम उससे जानना चाहता था और ऐसा इसलिए ताकि उसकी मौत के बारे में कम से कम उसके परिवार को खबर की जा सके। लेकिन पॉल को वाकई में कुछ नहीं पता था और अभी वो वापस से बस एक स्केच पेन और एक पेपर मांगता है, जिसके बाद ही वो आगे कुछ बताने वाला था। लेकिन ऑब्वियसली कानो को उसे कुछ भी देने का मन नहीं था, लेकिन जेन कानो को बाहर ले जाकर समझाती है कि शायद उसे पॉल को स्केच पेन और पेपर देना चाहिए, जिसके बाद में शायद उसे लंप का रियल नाम भी पता चल जाएगा। अब कानो तब पॉल को एक मार्कर और कॉपी देता है, जिसमें पॉल एक अजीब सा डायग्राम बनाता है और उसको पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा की तरफ कर देता है। जिसके बाद अचानक से ही पुलिस स्टेशन के और पॉल के कंप्यूटर में कोई प्रोसेस होना चालू हो गया था और ये सब पॉल से उन्हीं थॉन्ग्स ने करवाया था ताकि वो पुलिस स्टेशन के सरकारी डेटा की मदद से हर एक इंसान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकें और बाद में वो इंसानों की जगह पर उनके माइंड में आ जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था कि डीएनए आइडेंटिफिकेशन मशीन्स पुलिस साथ में लेकर घूमती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके सिस्टम्स पर हर एक इंसान के डीएनए और बायोमेट्रिक्स का पूरा डेटा था और यही तो थ्रॉन्ग्स को चाहिए था इंसानियत को खत्म करने के लिए या फिर उनके दिमाग से नेगेटिव इमोशंस को हटाने के लिए। और अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो पॉल ने एक तरह से पूरे शहर को या फिर पूरी दुनिया को ही सैक्रिफाइस कर दिया था थ्रॉन्ग्स के प्रति, ताकि वो थ्रॉन्ग्स को गेम वर्ल्ड से बाहर की दुनिया में ला सके। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि ये जो ड्राइंग उसने बनाई थी ये कोई क्यूआर कोड था और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप इसको स्कैन करते हो तो आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाओगे, जहाँ पर यह गेम आपके फोन में इंस्टॉल हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा और किस किस ने इसको स्कैन किया है सच्ची सच्ची मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। एनीवेज अब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब सभी लोगों के फोन में भी कोई प्रोसेस होने लग गया था, जिसको देखकर गुस्से में कानो पॉल को मारता है। बेसिकली ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज की तरह गया था, जिसके चलते सभी के फोन्स में, लैपटॉप्स में, हर जगह ये इंस्टॉल होने लग गया था। लेकिन इतने में ही प्रोसेस खत्म हो जाता है और पॉल को छोड़कर सभी बेहोश होने लगते हैं। इसके थोड़ी देर के बाद में जब उनकी आंख खुलती है तो दिखाया नहीं जाता कि लोग अब कैसे रहेंगे, पर पॉल ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि थ्रॉन्ग्स वहां पर रियल लाइफ में आ चुके थे, या फिर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल पा लिया था, जिसके चलते अब उनकी आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ पर वो धरती पर आराम से रहेंगे। और हो भी सकता है कि वो पॉल को भी खत्म कर दें, या फिर माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉल को अपने फादर की तरह देखते होंगे, क्योंकि आपको याद हुआ कि पॉल को स्टार्टिंग में एक ही थ्रॉन्ग मिला था जिसको उसने पाला पोसा था और उसके बाद ही ये थ्रॉन्ग्स कई सारे हो गए थे और इतने हफ्तों में, इतने महीनों के अंदर तो ये थ्रॉन्ग्स मिलियंस में या फिर बिलियंस में पहुंच गए होंगे। तो शायद से अब ये पूरी ही इंसानियत को खत्म कर देंगे और इसी के साथ में एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी चौथे एपिसोड की कहानी। अब देखो यहाँ पर ही जो थ्रॉन्ग्स है ना, वो यहाँ पर दो चीज को दर्शाते हैं। बेसिकली एक ऐसी चीज जो कि गेमर्स के अंदर होती है, आई मीन सभी गेमर्स के अंदर नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गेम के अंदर बिल्कुल खो जाते हैं, यानी कि वो अपने आसपास की दुनिया के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, जो कि उनके शरीर के लिए, आंखों के लिए, दिमाग के लिए काफी हानिकारक होता है। आई मीन इट्स ओके अगर कोई 1-2 घंटे गेम खेलता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूरा दिन बस गेम्स ही खेलते रहते हैं और बच्चों के दिमाग पर इससे काफी गलत असर भी पड़ता है। वो कहते हैं ना कि कोई भी आदत हो वो लिमिट में अच्छी लगती है, किसी भी चीज की अति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। दूसरी चीज की जो थ्रॉन्ग्स थे वो शुरुआत से ही ऐसी चीज कर रहे थे जिससे कि वो इवॉल्व हो सकें, लेकिन वहां पर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब लंप इन थ्रॉन्ग्स को मारना शुरू करता है। इसी के चलते थ्रॉन्ग्स को अपने सर्वाइवल का डर हो गया था कि उनको कोई भी खत्म कर सकता है, तो उनको इंसानों को उससे पहले खत्म करना पड़ेगा या फिर उनके दिमाग पर कंट्रोल करना होगा, ताकि उनके दिमाग से नेगेटिव और इस टाइप के इंटेंस इमोशंस खत्म हो जाएं, ताकि थ्रॉन्ग्स के लिए वो खतरा ना बन पाए। और यही चीज मेरे ख्याल से एंड में हुई थी। और इनका नेचर देखा जाए तो ये एक तरह की होस्टाइल एंटिटी है जो कि इंसानों के दिमाग पर असर करती है, उनको कंट्रोल भी कर सकती है। और बात रही पॉल के बारे में, तो पॉल तो वैसे भी उनके कंट्रोल में ही था,
उसको डायरेक्टली ना कंट्रोल करके उन्होंने इनडायरेक्टली उसे कंट्रोल करके रखा हुआ था। बेसिकली वो उसे मैनिपुलेट करा करते थे। और एंड में तो हमने देखा है कि वो इंसानियत को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने उनके शरीर पर ही कब्जा कर लिया था ताकि वो इस धरती पर आराम से रह सके और गेम से बाहर आ जाएं। और यही उनका शुरुआत से मकसद था। लेकिन जब लंप ने उनकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाया, उनको खत्म करने की कोशिश करी, तो उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा शातिर हो चुके थे। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में फिलिप नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में ग्रास कटिंग कर रहा था। तभी उसको यूलॉजी नाम की कंपनी से एक कॉल आता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि कैरल हार्टमैन, जिसके साथ काफी साल पहले फिलिप कभी रिश्ते में था, उसकी आखिरी वेंसडे को डेथ हो गई है और उसका फ्यूनरल इंग्लैंड में ही रखा गया है। फिलिप को ये बात सुनकर काफी बुरा तो लगता है, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं जा सकता था। पर असल में ये कॉल उसके इनविटेशन के लिए थी भी नहीं, बल्कि असल में यूलॉजी कंपनी जो होती है वो बस कैरल के फ्यूनरल के लिए कुछ 3D यादें बना रही होती है, जिसका काम उन्हें उसकी बेटी की तरफ से ही मिला था, यानी कि कैरल की बेटी की तरफ से। और क्योंकि कैरल के साथ काफी अच्छी यादें फिलिप के माइंड में भी होंगी, इसलिए वो फिलिप को एक किट भेजकर उसके दिमाग से वो सारी यादें बस रिकॉर्ड करना चाहते थे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है और जो सन चल रहा है वो काफी आगे का है, यानी कि ये पूरा का पूरा सीजन जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के ऊपर ही है। प्लस साथ में ये बताता है कि ये कितना हॉरिबल भी हो सकता है। अब फिलिप को तब समझ में नहीं आता कि वो किस तरह की किट भेजने वाले हैं, पर वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। ऑब्वियस सी बात है, उसके मन में कैरल के लिए आज भी फीलिंग्स थी। खैर थोड़ी ही देर में उसके पास ड्रोन की मदद से एक किट आती है, जिसमें मेस्मराइजर टाइप का ही एक डिवाइस और एक यूजर मैनुअल थी, यानी कि जैसा कि एपिसोड नंबर 3 के अंदर था। और यहाँ पर ये जो एपिसोड्स है ना, वो इसी टाइप की टेक्नोलॉजी और मेस्मराइजर से आपस में जुड़े हुए हैं। खैर अब उस डिवाइस के अंदर सबसे पहले एक AI असिस्टेंट की आवाज आ रही थी, जो कि फिलिप को रियल टाइम में गाइड करते हुए उससे सही से बात भी कर रही होती है। अब उस डिवाइस को अपने टेम्पल के पास लगाना था, जिसके बाद ही फिलिप की यादों को स्कैन करा जा सकता था। और आसान भाषा में कहूँ तो अपने कान का जो एरिया होता है, जिसको टेम्पल कहा जाता है, वहां पर लगाना था। या फिर और भी आसानी से समझना चाहते हैं तो सिंपल समझ लो कि कान में इस डिवाइस को कनेक्ट करना था। अब फिलिप तब ऐसा ही करता है, पर जब AI असिस्टेंट उसको कैरल का फेस याद करने को कहती है, तब फिलिप को उसकी शक्ल याद नहीं आती। इसलिए तब असिस्टेंट उसको सजेस्ट करती है कि वो अपनी और कैरल की कुछ पुरानी फोटोज की मदद से उसको याद कर सकता है। ये जानकर फिलिप भी तब अपने पास में मौजूद 3 फोटोज को लेकर आता है, जिसे उसने एक बक्से में कैद करके रखा था। उन फोटोज को लाने के बाद में जब वो उनको देखता है तो उसको याद आता है कि कैरल जब उसके साथ थी तब वो जेलो बजाया करती थी। पहली फोटो एक मार्केट इलाके की थी, लेकिन बैक साइड से फोटो लेने की वजह से फिलिप को अभी भी कैरल की शक्ल याद नहीं आती। तब AI असिस्टेंट उसको अपने साथ उस फोटो वाले पल में चलने के लिए कहती है, ताकि वो बेहतर तरीके से सब याद कर पाए। जिसके अगले ही पल फिलिप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस फोटो वाले इंसिडेंट के टाइम पर पहुंच गया था। अब वहां पर उसको अभी वो असिस्टेंट भी इंसानी रूप में ही मिलती है, जो उसको फोटो के अंदर ले जाती है, जिसमें वो सब चीजों को बिल्कुल वैसे ही देख पा रहा था जैसे उसको याद था। पर क्योंकि उसको अभी भी कैरल का चेहरा याद नहीं आ रहा था, इसलिए कैरल के चेहरे की जगह पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए अभी वो दूसरी फोटो के अंदर जाते हैं। अब ये फोटो एक पार्टी टाइम की थी, पर उस फोटो में फिलिप और कैरल नहीं थे। फिलिप ने तब वहां पर अपने सभी दोस्तों को पहचान लिया था और उस दिन के सीन के बारे में याद करके उसे याद आता है कि फोटो लेते टाइम कैरल और फिलिप दूसरे रूम में थे, जहां पर ही उन्होंने पहली बार अच्छे से बात करी थी और वो एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे थे कि वो इंटीमेट होने के लिए रूम में चले गए। लेकिन उस फोटो में भी कैरल की शक्ल सही से नहीं दिखाई दे रही होती, इसलिए अभी फिलिप तीसरी फोटो में जाता है, जो कि उसके रूम के बाहर की थी। उस फोटो के अंदर वो गेट पर खड़ा हुआ था और अंदर कैरल जेलो बजा रही थी, लेकिन उस फोटो में भी बस फिलिप ही दिखाई दे रहा था, जो कि अक्सर ऐसे ही रूम के बाहर खड़ा होकर कैरल की आवाज को सुना करता। लेकिन उस फोटो में जाने के बावजूद भी उसको अभी भी कैरल का फेस याद नहीं आता। अब ऐसे तो कैरल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकाली जा सकती थी, क्योंकि फिलिप को उसका चेहरा ही याद नहीं था, तो मेमोरीज कैसे बनती। और उसके पास कैरल की बस 3 ही फोटोज थी। लेकिन तब फिलिप रिवील करता है कि उसके पास कैरल की और भी फोटोज हैं, लेकिन वो शायद किसी काम में नहीं आने वाली थी। अब जो AI असिस्टेंट होती है तब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए तब फिलिप उन फोटोज को भी लेकर आता है। लेकिन उन सभी फोटोज में उसने कैरल के फेस को बुरी तरह से बिगाड़ दिया था, जो कि कैरल के चले जाने के बाद फिलिप ने गुस्से में किया था, क्योंकि उसको कैरल के जाने के
बाद काफी बुरा लगा था और उसके बाद से ही उसकी कैरल से कोई भी बात नहीं हुई थी। लेकिन अभी फिलिप उन फोटोज में जाकर भी कैरल के चेहरे को याद करना चाहता था, इसलिए वो एक एक करके बाकी फोटोज के अंदर जाना चालू करता है, जिसमें से कुछ उनके घूमने के वक्त की थी। बेसिकली इन फोटोज के जरिए और मेस्मराइजर के जरिए हम उनके पूरी कहानी को ही देख पा रहे हैं। खैर अब कुछ पलों के अंदर वो अपने घर को पेंट कर रहे थे और कुछ में वो साथ में अपने बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे थे। उन सब में जाने के बाद फिलिप को काफी ज्यादा अच्छा तो लगता है, लेकिन अभी भी उसको कैरल का चेहरा याद नहीं आता, इसलिए अब वो हैलोवीन के टाइम की फोटोज को निकालता है, जिस दिन फिलिप और कैरल की काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी, क्योंकि कैरल पूरी रात किसी और के साथ थी, पर ऐसा बस फिलिप को लगता था। अब तभी वो एआई असिस्टेंट उसको सारी चीजें क्लियर करती है, जिससे फिलिप को समझ आता है कि सच में वो लड़ाई एकदम फालतू थी, क्योंकि असल में वो लोग इस बात पर पूरी रात लड़ते रहे, जिससे कैरल फिलिप से नाराज हो गई थी, क्योंकि उसके अगले दिन कैरल का जेलो बजाने का एक ऑडिशन था, जिसमें उसको सेलेक्ट तो नहीं करा गया था, पर उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उसके लिए और भी काफी सारे नए रास्ते खुल गए थे। उसको 6 महीने के लिए वेस्ट लंदन में फैंटम ऑफ द ओपेरा शो में इंटर्नशिप का काम मिल गया था। उस समय पर फिलिप नहीं चाहता था कि कैरल जाए, क्योंकि उसको कैरल की काफी ज्यादा याद आने वाली थी, पर कैरल ने उसको जैसे तैसे समझा दिया था कि सिर्फ 6 महीने की ही बात है। अब वहां जाने के बाद भी वो हर हफ्ते फिलिप को पोस्ट कार्ड्स भेजा करती थी, लेकिन गुस्से में फिलिप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और फिर एक दिन जब फिलिप का बर्थडे होता है, तो उस दिन एमा नाम की उनकी दोस्त फिलिप के साथ थी। उन्होंने साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और फिलिप उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, पर रात में कैरल का कॉल आया था, जो कि एमा ने ही रिसीव किया। अब उस समय पर कॉलिंग में काफी ज्यादा पैसे लगते थे, इसलिए कैरल इतनी जल्दी कॉल नहीं करती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी कहानी 90s के समय की चल रही थी, यानी कि जो पास्ट की मेमोरीज हैं वो 90s के समय की हैं, और उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। अब उस समय पर कॉलिंग में भी काफी पैसे लगते थे, इसलिए कैरल इतनी जल्दी कॉल नहीं करा करती, पर बस फिलिप के बर्थडे की वजह से उसने कॉल किया था। पर एमा के फोन को उठाने के बाद कैरल काफी गुस्सा हो जाती है और फिलिप और कैरल में काफी गाली गलौच हुई, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया। ये बातें याद करके फिलिप वापस से कैरल के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन वो एआई असिस्टेंट जो होती है वो उस पर भड़क जाती है, जो कि काफी वियर्ड बात थी, क्योंकि उसके हिसाब से इसमें कैरल की कोई गलती नहीं थी। और देखो यहाँ पर फिलिप भी इस बात को जानता था, इसलिए वो शांत होकर एक और बॉक्स को लेकर आता है, जिसके अंदर कुछ किताबें, एक रेस्टोरेंट का टेम्पलेट और कुछ और सामान था। अब असल में बर्थडे वाले हादसे के बाद में इन दोनों की बात वापस से होना चालू हो गई थी, इसलिए अपने बर्थडे के कुछ महीने के बाद में फिलिप ने कैरल के पास जाने का डिसाइड किया था और उसने एक बहुत ही शानदार होटल बुक किया। साथ ही साथ उसने द स्लाइस ऑफ लाइफ नाम के एक अच्छे रेस्टोरेंट में एक टेबल को भी बुक किया था। असल में फिलिप ने फैसला कर लिया था कि आज के दिन वो कैरल को प्रपोज करके रहेगा, जिसके लिए वो अपने साथ एक रिंग भी लेकर गया था। अब अगली बारी रेस्टोरेंट के टेम्पलेट की आती है, जिसको देखकर फिलिप उस रेस्टोरेंट वाली याद में जाता है, जहाँ जाने के बाद उसने कैरल के आते ही खुशी में एक शैंपेन की बोतल मंगवा ली थी और खुशी में उसने ड्रिंक करना चालू कर दिया। कैरल को भी समझ आ चुका था कि फिलिप उसको प्रपोज करने वाला है, लेकिन वो बार बार बस फिलिप को रुकने के लिए कह रही थी। उसके बाद भी जब फिलिप ने सबके सामने कैरल को प्रपोज करा, तो कैरल ने बस इधर उधर देखा और वहां से उठकर निकल गई, और ये वही आखिरी पल था जब फिलिप को कैरल ने छोड़ दिया था। अब फिलिप ने उस रात दर्द में आकर काफी ज्यादा शराब पी थी, और जब तक वो होटल में वापस पहुंचा तब तक कैरल अपना सामान लेकर वहां से निकल चुकी थी, इसलिए गुस्से में फिलिप ने वहां पर भी तोड़फोड़ करी और पूरी रात काफी परेशान भी रहा। अब फिलिप को यही लग रहा था कि कैरल ने जानबूझकर ये सब करा है और शायद से उसकी गलती की वजह से वो भी उसके साथ चीट कर रही थी। लेकिन इस बात पर भी एआई असिस्टेंट फिर से भड़कती है और फिलिप को गुस्से में बताती है कि असल में कैरल उससे उस दिन कुछ कहना चाहती थी, पर ज्यादा शराब पीने की वजह से फिलिप उसकी बातें सुनने की हालत में ही नहीं था। अब फिलिप को ये बात सुनकर काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यही सच्चाई थी। और तब जाकर असिस्टेंट बताती है कि असल में वो कैरल की बेटी कैली का ही एक एआई वर्जन है, यानी कि कैली ने खुद इसको बनाया था, और इस चीज को इसलिए ही बनाया गया था ताकि सारी मेमोरीज वाले काम को एआई के जरिए करवाया जा सके। इसलिए उस एआई को कैली और उसकी माँ की जिंदगी के बारे में सब पता था। तब कैली पहले ही क्लियर कर देती है कि वो फिलिप की बेटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर इसलिए ही ये एआई बार बार भड़क रही थी। असल में फिलिप ने जब चीट किया था ना एमा के साथ में, यानी कि फिलिप के बर्थडे वाले दिन, जिस रात को फिलिप और कैरल की काफी बहसबाजी भी हुई थी, अब उस रात गुस्से में आकर वो अपने ऑर्केस्ट्रा बैंड में जाती है और जाइलोफोन बजाने वाले एक
आदमी ब्रायन के साथ कैरल ने नाइट स्पेंड करी थी। यानी कि बेशक से फिलिप ने चीट करने की शुरुआत करी, लेकिन उसके बाद कैरल ने भी सेम चीज करी थी। और चीटिंग एक चॉइस होती है, यहाँ पर चाहती तो कैरल ऐसा ना करती। एनीवेज यहाँ पर हमको पता चलता है कि कैली असल में ब्रायन की ही बेटी थी, और ये सब जानकर तो फिलिप के होश उड़ जाते हैं। अब फिलिप अभी कैरल को और ज्यादा गलत समझने ही वाला था कि तभी असिस्टेंट उसको रोकती है और फिलिप के होटल वापस जाने वाले सीन को याद करने के लिए कहती है, क्योंकि कैरल के हिसाब से उसने फिलिप को एक लेटर लिखा था। लेकिन फिलिप को उस दिन के बाद से कैरल का कोई लेटर भी नहीं मिला। अब फिलहाल के लिए तो फिलिप के पास उस होटल की कोई फोटो भी नहीं थी, पर तभी उसको अपने बॉक्स में एक डिस्पोजेबल कैमरा दिखाई देता है, जिसमें उसने बस एक फोटो ही ली थी, वो भी होटल में, बस गुस्से में। फिलिप अब जल्दी से जाकर उस फोटो को निकाल कर लाता है और उस समय वो होटल वाले सीन को याद करता है जब उसने होटल रूम में सब कुछ इधर उधर फेंक दिया था, तोड़फोड़ करी थी। बेसिकली ये जो कैली वाला वर्जन था ना, यानी कि एआई वर्जन जो है, और कैली जो है वो खाली फिलिप को सब कुछ याद करवाना चाहती थी, सारी गलतफहमी दूर करवाना चाहती थी। खैर फिलिप ने होटल के अंदर बस अपने सामान को जल्दी से समेटकर एक बक्से में डाल दिया था, जिसके बाद से ही तब से लेकर आज तक उसने बक्से को खोला ही नहीं था, यानी कि तब से आज ये बक्सा खुला है। खैर अब होटल रूम के अंदर जाकर एआई असिस्टेंट फिलिप को एक लेटर दिखाती है, जिसके ऊपर फिली लिखा हुआ था, जो कि कैरल प्यार से फिलिप को ही बुलाती थी। अब फिलिप तब रोते हुए उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो बस यादें थी, फोटो का हिस्सा था, इसलिए फिलिप उसको उठा नहीं सकता था। यानी कि उस पोस्ट कार्ड को, लेटर को उठाने की वो कोशिश करता है, लेकिन फिलिप को याद आता है कि शायद ने उस लेटर को रखा तो था, इसलिए वो बक्से में रखी हुई किताबों को टटोलने लगता है, जिसके अंदर फाइनली उसे वो लेटर मिल गया था। उसके अंदर कैरल ने अपनी सारी सिचुएशन बताई थी। वो सच में फिलिप से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इवन ब्रायन के साथ उसने गुस्से में आकर वो जो रात बिताई थी, वो फीलिंग्स की वजह से नहीं थी, वो खाली एक फ्रस्ट्रेशन थी, एक बदला लेने के लिए था। और कैरल को उस बात का सच में बहुत ही ज्यादा पछतावा भी हुआ था, पर क्योंकि नशे की हालत में वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसने रेस्टोरेंट में शैंपेन नहीं पी थी। सबसे बड़ा रीजन यही था। साथ ही साथ उसे अचानक से समझ में नहीं आ रहा था कि वो फिलिप को सारी चीजें कैसे समझाए, कैसे बताए, और इसलिए ही वो नर्वस होकर वहां से भाग गई। ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार नहीं करती थी या फिर शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे इस चीज का काफी पछतावा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने इस चीज को फिलिप से छुपाया भी था। अब वो यहाँ पर भू हत्या नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते वो इस बच्चे को दुनिया में लेकर आना चाहती थी, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि फिलिप उस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। इसलिए ही कैरल ने लेटर के अंदर उसके लिए दो ऑप्शंस छोड़े थे कि या तो अगले दिन वो उससे ऑर्केस्ट्रा के बाद बैक स्टेज पर मिले और वो समझ जाएगी कि उसने उसको माफ कर दिया, वरना वो ये समझ जाएगी कि फिलिप उसकी शक्ल अब कभी नहीं देखना चाहता। पर क्योंकि फिलिप को वो लेटर कभी मिला ही नहीं था, या फिर ये कहें कि वो उसको कभी पढ़ ही नहीं पाया था, तो वो वहां पर जा ही नहीं पाया। और कैरल ने ये समझ लिया कि फिलिप उससे प्यार नहीं करता और उसे अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ा। और कैली जो होती है वो खुद भी ब्रायन से, यानी कि अपने बायोलॉजिकल फादर से, पूरी जिंदगी में खाली 5 से 6 बारी मिली थी, और उसके बाद कोविड के टाइम पर उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ब्रायन भी अब जिंदा नहीं था। कैरल बस फिलिप के साथ ही रहना चाहती थी, हमेशा उससे ही प्यार करती थी, और इसलिए उसने उसके बाद किसी और के साथ रहना सही नहीं समझा। अब ये समझ लो कि ये उसका पछतावा था, या फिर ये कहा जाए कि उसका पश्चाताप था। फिलिप को ये बात समझ आने पर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसको कैरल से बात करनी चाहिए थी, और अब वो किसी भी हाल में बस कैरल के चेहरे को याद करना चाहता था। और इसलिए वो बस अपने पास मौजूद कैरल के गाने की एक कैसेट को निकाल कर प्ले करता है, जिससे कि वो उसी समय में पहुंच जाता है जब वो रूम के बाहर खड़ा होकर कैरल के जेलो को सुना करता। और इस बार सच में उसको कैरल का चेहरा दिख जाता है, जिसको देखकर फिलिप को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब वो कैरल के फ्यूनरल पर भी चला जाता है, यानी कि इंग्लैंड जाता है, जहाँ फ्यूनरल पर कैली खुद जेलो बजा रही थी, जो कि उसको उसकी माँ ने ही सिखाया होगा, जो कि फिलिप को देखकर काफी खुश होती है कि वो यहाँ पर आए थे, और वही वो व्यक्ति हैं जिससे उसकी माँ काफी प्यार करा करती। और इसी के साथ में 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है, जो कि एक काफी इमोशनल नोट पर खत्म हुआ था। तो फाइनली हम आ चुके हैं इस सीरीज के आखिरी एपिसोड पर, जो कि है एपिसोड नंबर 6। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ क्लिप से रॉबर्ट डेली नाम के एक बहुत ही कमाल के कोडर के बारे में देखते हैं, जिसने इन्फिनिटी नाम की एक बहुत ही बेहतरीन गेम बनाई थी, जिससे जब प्लेयर कनेक्ट हुआ करता था तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाया करता। और इस गेम को मेस्मराइजर की तरह ही एक डिवाइस से खेला जाता था, जहां पर इंसान की कॉन्शियसनेस अपने ही कैरेक्टर के अंदर चली जाया करती। अब रॉबर्ट डेली को स्पेस फ्लीट नाम का एक टीवी शो काफी पसंद था, और उसका रूम भी उसकी मर्चेंडाइजेस से भरा हुआ था। इवन उसने गेम इन्फिनिटी को भी उसी शो के रेफरेंस से डिजाइन किया था। हालांकि वो जीनियस बहुत ज्यादा था, लेकिन इस गेम के अंदर जेम्स वॉल्टन नाम के एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, इसलिए रॉबर्ट को सभी नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह देखा करते। और सबसे बड़ी बात कि इसी के चलते उससे कोई भी सही से बात नहीं करता था।
और अब इसलिए गुस्से में आकर रॉबर्ट सभी लोगों का इल्लीगल तरह से डीएनए सैंपल इकट्ठा करता है और अपने पास मौजूद डीएनए क्लोनिंग मशीन से सभी के क्लोन्स बनाकर उन्हें गेम के अंदर फीड कर देता है, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत था। बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन देकर ऐसा करा जाता था, लेकिन यहाँ पर उसने इल्लीगल तरह से ऐसा कर दिया। यानी कि जिन लोगों का कैरेक्टर वो बनाएगा उनको उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि वो गेम के अंदर भी रह सकते हैं, यानी कि उनका क्लोन रह सकता है। अब नैनेट नाम की ही बस एक लड़की थी जो कि रॉबर्ट से सही से बात करा करती, लेकिन रॉबर्ट ने उसकी भी नहीं सोची और उसके भी डीएनए को क्लोन करके उसी गेम के अंदर डाल दिया। अब ऑफिशियल गेम के अंदर जहां पर बाकी के प्लेयर्स यानी कि असल लोग अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर से सब कुछ कंट्रोल करते थे, यानी कि उसी मेस्मराइजर डिवाइस को लगाकर अपने प्लेयर के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को भेज दिया करते। लेकिन जो इलीगल क्लोन्स थे जिनको गलत तरह से क्लोन करा गया था, उनके पास खुद से सोचने समझने की ताकत थी। यानी कि अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेकर उसके अंदर खुद की कॉन्शियसनेस भेज देगा तो वो उस आदमी के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर इन क्लोन्स की खुद की भी सोचने समझने की शक्ति थी। अब इन्फिनिटी गेम के अंदर यूएसएस कैलिस्टर नाम की एक शिप थी और उस पर ये सभी थे, और उनकी शिप का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि खुद रॉबर्ट ही था, जो कि काफी ज्यादा गुस्सैल था और जो चीजें वो असल जिंदगी में नहीं कर पाता था वो यहाँ पर उन लोगों के साथ कर रहा था, यानी कि गेम के अंदर। इवन कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था क्योंकि रॉबर्ट ने ही पूरे गेम को डिजाइन करके रखा था और वो क्लोन एक तरह से किसी इंसान की तरह ही थे। इसलिए अगर उनमें से कोई भी रॉबर्ट के खिलाफ जाता था तो रॉबर्ट गेम में उनके साथ कुछ भी कुछ भी कर सकता था। पर एक दिन क्या होता है कि नैनेट और बाकी सभी जो होते हैं वो एक वर्म होल को देखते हैं जो कि क्रिसमस पैच के टाइम पर गेम में आया करता। इसलिए उन्होंने स्पेसशिप से रॉबर्ट के कॉकपिट को अलग करके शिप को वर्म होल की तरफ मोड़ दिया था, जिसको रॉबर्ट रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। तो इस गेम के अंदर जेम्स वॉल्टन का भी एक क्लोन होता है जिसकी गेम के अंदर मौत हो जाती है और रॉबर्ट भी रियल वर्ल्ड में मारा गया था और इसलिए अब उसकी कॉन्शियसनेस भी उसके कंप्यूटर के अंदर ही स्टक हो जाती है, जहां से अब वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता था। अब इतना समझ के रखिए कि जिसने इस गेम को बनाया किसी इलेक्ट्रिकल सर्ज की वजह से या फिर जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से हुआ यह कि रॉबर्ट असल जिंदगी में खत्म हो गया और उसकी कॉन्शियसनेस अब बस यहीं पर अटक कर रह गई थी। और बाकी बचे हुए प्लेयर्स जो थे जैसे कि नैनेट, एलिना, पैकर, कबीर और कार्ल, वो लोग रॉबर्ट के कंप्यूटर से बाहर आकर गेम के सर्वर क्लाउड में चले जाते हैं, जहां पर अब उन लोगों को जिंदा रहने के लिए गेम्स के रूल के हिसाब से चलना था, यानी कि लीगल वाले गेम के अंदर। पर अगर कोई प्लेयर आकर उन्हें खत्म कर देता तो वो बस खत्म हो जाते। अब रॉबर्ट किस तरह से नैनेट और बाकी सबको टॉर्चर करता था, तो नैनेट को अभी भी उस टाइम के पैनिक अटैक्स आया करते। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन क्लोन्स के पास में खुद के सोचने समझने की शक्ति थी, तो इसलिए नैनेट को ऐसे ख्याल आ रहे थे। खैर आज उसकी टीम वालों को कुछ प्लेयर्स की लोकेशन के बारे में पता चला था, इसलिए नैनेट और पैकर उन प्लेयर्स को लूटने के लिए जाते हैं क्योंकि इसी तरह से वो अपने फ्यूल्स, हथियार और बाकी चीजों के खर्चों को मैनेज कर सकते थे। अब वहां पहुंचकर जब वो उन दोनों प्लेयर्स से उनके क्रेडिट स्कोर यानी कि गेम करेंसी को मांगते हैं तो वो दोनों प्लेयर्स काफी शॉक्ड रह गए थे क्योंकि नैनेट और पैकर के पास इलीगली गेम में लाए जाने की वजह से कोई भी प्लेयर टैग था ही नहीं। बेसिकली ये एक तरह के वायरस जैसे थे, इसलिए अभी उसमें से एक प्लेयर जोनाथन ने नैनेट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे होता यह है कि नैनेट को खून निकलने लगता है, जिसको देखकर तो जोनाथन और भी ज्यादा हैरान रह गया था क्योंकि गेम के अंदर खून नहीं निकला करता। मगर तब नैनेट और पैकर उन दोनों को ही खत्म कर देते हैं और उनके क्रेडिट स्कोर को ले लेते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा कम थे और उतने से सिर्फ कुछ दिनों का ही खर्चा मैनेज हो पाता। वहीं अब असल दुनिया में जोनाथन जो होता है वो अपने घर में घबराकर गेम से बाहर आता है। साथ ही साथ अभी उसने गेम की वेबसाइट पर उन इलीगल प्लेयर्स की कंप्लेंट भी फाइल कर दी थी। वहीं नैनेट की क्लोन स्पेसशिप में अब काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और रोज उन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी जान पर खेलना पड़ता, यानी कि गेम के अंदर ये रूल वगैरह थे। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रियल लाइफ वाली नैनेट है उसको हम नेट कहेंगे। अब वो इन्फिनिटी की कंपनी में ही काम करती थी। अब जब आज नेट अपने ऑफिस पहुंचती है तो वो रिसेप्शन पर रॉबर्ट की फोटो को देखती है जिसको वॉल्टर ने रखवाया था। उसको देखकर नेट को कुछ विजन्स आते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि असल में रॉबर्ट की जब मौत हुई थी तब नेट उसके घर पर ही थी और उसी बारे में सोचकर घबराते हुए वो ऑफिस में अंदर चली जाती है, जहां पर ही पैकर, कबीर और कार्ल भी काम करते थे। अब आज कबीर को जब उन दो टैगलेस प्लेयर्स के बारे में पता चलता है तो वो जेम्स वॉल्टन को इस बारे में बताने के लिए जाता है, लेकिन वॉल्टन को असल में टीम को मैनेज करना ही नहीं आता था। वो अपने टीम मेंबर्स पर हमेशा प्रेशर बनाकर रखा करता और अपने आगे किसी को कुछ नहीं मानता था, यानी कि वो बॉस था, लीडर नहीं था। खैर अभी भी वो कबीर को ही उन प्लेयर्स को फाइंड करने के लिए कहता है और खुद क्रिस नाम के एक जर्नलिस्ट के आने का इंतजार करने लगता है जो कि रॉबर्ट की मौत के बारे में वॉल्टन से कुछ बात करना चाहता था।
अब कबीर को इस बात से इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जॉब छोड़ देता है। पैकर भी वॉल्टन के ऑफिस में 18 महीने से इंटर्नशिप कर रहा था। अब वो वॉल्टन से उसको परमानेंट करने के लिए बात करने जाता है, लेकिन वॉल्टन उससे अभी बस कॉफी मंगवाने का काम करता था और थोड़ी देर में क्रिस के आने पर वॉल्टन उससे बात करना चालू करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गेम के अंदर वॉल्टन था उसका नेचर काफी अच्छा था, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा खड़ूस सा आदमी है। अब उस समय तक नेट ने अपने डेस्क पर बैठकर वॉल्टन के रूम के सीसीटीवी को हैक कर लिया था, क्योंकि वो वॉल्टन और क्रिस की बातें सुनना चाहती थी कि आखिर माजरा है क्या। अब क्रिस वॉल्टन को रॉबर्ट के घर के अंदर मौजूद डिजिटल क्लोनिंग वाली मशीन को दिखाता है, जिसको काफी समय पहले दुनिया के अंदर बैन कर दिया गया था, क्योंकि लोग उससे किसी भी लड़की का क्लोन बनाकर उसके साथ गलत काम करते थे। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएनए से क्लोन करा और उसके बाद में अपनी कॉन्शियसनेस को गेम के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्राम के अंदर भेज दिया करते थे। इवन अब तक क्रिस को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ आ गई थी कि जिन टैगलेस लोगों से यानी कि नेट वगैरह के जो क्लोन्स हैं जिससे उसका सामना हुआ था वो असल में क्लोन्स ही हैं और ये चीज सच में करना इलीगल थी। लेकिन वॉल्टन इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, मगर क्रिस किसी भी हाल में ये बात साबित करना चाहता था, जिस पर वॉल्टन गुस्से में आते हुए क्रिस को ऑफिस से ही भगा देता है। वहीं नैनेट यानी कि क्लोन जब अपने सूट को सही कर रही होती है तब उसको पास में ही मौजूद एक और अकेले प्लेयर पिक्सी के बारे में पता चलता है और उसके पास से वो क्रेडिट स्कोर हासिल करने के लिए मार्क के साथ अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस से उसकी लोकेशन पर निकल जाती है। और अभी बाकी लोग रियल हाउसवाइफ्स नाम के एक शो को देखने लग गए थे, जो कि कबीर और एलिना को काफी पसंद था। वहीं ऑफिस के अंदर वॉल्टन को जब पता चलता है कि कबीर ने जॉब छोड़ दी है तो वो थोड़ा सा परेशान होता है और उस समय नेट उसके पास जाती है और ये चीज असल दुनिया में चल रही थी और उसके सामने वो ऑफर रखती है कि वो उन टैगलेस प्लेयर्स को किसी तरह से ढूंढ लेगी। अब शुरुआत में तो वॉल्टन को इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि गेम का जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा बड़ा है, उसकी जो यूआई है वो काफी बड़ी है और उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स भी थे, लेकिन नेट के हिसाब से वो कबीर के कंप्यूटर से उन्हें ढूंढ सकती थी। ये सुनकर वॉल्टन कबीर का कंप्यूटर उसे इस्तेमाल करने की परमिशन देता है। दूसरी ओर गेम के अंदर नैनेट और पैकर पिक्सी के पास पहुंच जाते हैं, पर उसके एक ट्रैप की वजह से नैनेट काफी ज्यादा घायल हो गई थी। उसका हेलमेट भी थोड़ा सा टूट गया था और पिक्सी अभी जाकर उसको खत्म करने ही वाली थी कि पीछे से पैकर आकर पिक्सी को खत्म कर देता है। लेकिन पिक्सी के लिए वो पॉइंट एक चेक पॉइंट की तरह था, वो बार बार वहीं से गेम को कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे बार बार नैनेट और पैकर उसको खत्म कर रहे थे। दूसरी ओर स्पेसशिप के अंदर कार्ल नैनेट की सीट पर बैठ जाता है और उसमें ही छेड़छाड़ करते हुए उसने पार्टी मोड को ऑन कर दिया था, जो कि उसके हिसाब से तो शायद से पार्टी मोड था, पर असल में वो प्लेयर्स को लड़ाई के लिए चैलेंज करने के लिए एक रिक्वेस्ट होती थी, जिससे बाकी सबको उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता। अब कबीर तब उस रिक्वेस्ट को कैंसिल तो कर देता है, लेकिन तब तक एक शिप उनकी स्पेसशिप के पास आकर उन पर अटैक करना चालू कर चुकी थी। अब बचने का बस एक ही रास्ता होता है कि किसी तरह से हाइपर वॉर्प को चालू करके स्पेसशिप की रफ्तार को बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसके लिए उनके पास क्रेडिट ही नहीं थे। लेकिन तब तक जैसे तैसे नैनेट और पैकर भी स्पेसशिप पर वापस आ जाते हैं और पिक्सी के क्रेडिट स्कोर को वो एंड टाइम पर इस्तेमाल करके दूसरे स्पेसशिप से बचकर निकल जाते हैं। और तब होता यह है कि असल जिंदगी में पिक्सी ने भी इस बारे में कंप्लेंट फाइल करी थी, और क्योंकि उसने लड़ाई के समय की एक वीडियो भी अपलोड कर दी थी तो वो वीडियो नेट के हाथ लग जाती है और उस वीडियो के अंदर वो अपनी और पैकर की शक्ल देखकर काफी शॉक्ड रह गई थी। इस बारे में जाकर वो वॉल्टन को बताती है, साथ ही साथ तब वो उसको ये बात भी बोलती है कि रॉबर्ट की मौत की रात वो असल में उसके घर में गई थी, जहाँ पर उसके फ्रिज के अंदर उसके, वॉल्टन के और ऑफिस के मैक्सिमम लोगों के डीएनए सैंपल्स मौजूद थे, जिसके अंदर वॉल्टन के 5 साल के बच्चे का भी डीएनए मौजूद था। और वो प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि खुद उन्हीं लोगों के क्लोन्स हैं और नेट को उन्हीं लोगों का कॉल आया था, जिन्होंने ही उसको रॉबर्ट के घर में जाकर डीएनए सैंपल्स को चुराने के लिए कहा था, ताकि वर्म होल से बाहर निकलने के बाद जब वो क्लाउड में चले जाएं तो रॉबर्ट वापस से उनको क्लोन ना कर सके। ये जानकर वॉल्टन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर अब उसको उन क्लोन्स को किसी भी हाल में खत्म करना था, क्योंकि उनकी वजह से सभी प्लेयर्स को दिक्कत आ रही थी और वो गेम के सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल भी कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्लोन्स हैं जो कि इलीगल हैं, वो एक तरह से आप वायरस समझिए जो कि इस गेम को खराब कर रहे थे। यानी कि क्लोन्स जो थे उन्होंने गेम के चलते ही नेट से कांटेक्ट किया रियल लाइफ में, जिसके चलते ही वो वहां पर पहुंच गई थी जिस रात रॉबर्ट खत्म हुआ था। खैर अब उन क्लोन्स को खत्म करने के प्लान के बारे में वॉल्टन नेट को कुछ भी नहीं बताता, बस उससे उनकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कहता है। पर नेट ऐसा बस रॉबर्ट के कंप्यूटर की मदद से ही कर सकती थी, लेकिन किस्मत से रॉबर्ट के खत्म होने के बाद उसका सारा सामान कंपनी का होने की वजह से वॉल्टन का हो गया था और इसलिए वॉल्टन के पास वो सीपीयू भी मौजूद होता है। तब नेट एक प्लेनेट के बारे में पता करती है जिसमें ही उन क्लोन्स में से एक प्लेयर मौजूद था,
वहीं नैनेट गेम के अंदर खुद को और बाकी सबको फ्री सेफ रखने के लिए एक प्लान बनाती है कि वो किसी तरह से गेम के सोर्स कोड के पास जाएंगे, जहां से वो अपने सोर्स कोड को कट करके एक नया एरिया बनाकर वहां पर पेस्ट कर देंगे और बाद में उस जगह के दरवाजे को लॉक कर देंगे ताकि उनको कोई ढूंढ ना पाए, जिससे कि वो शांति से उस जगह पर रह सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सोर्स कोड की चाबी बस रॉबर्ट और वॉल्टन के पास ही थी। रॉबर्ट तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और कोई जिंदा था तो वो था बस वॉल्टन, और वो भी बस असल जिंदगी में। और अगर वॉल्टन से वो लोग संपर्क करने की कोशिश भी करते तो वो उन्हें सबसे पहले खत्म कर देता। तभी कार्ल बताता है कि उसके रूम के नीचे अभी भी वॉल्टन का रूम है, शायद वहां से उनको कोई रास्ता मिल जाएगा। ये बातें सुनकर तो नैनेट काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि जब वो लोग रॉबर्ट के कंप्यूटर से इस क्लाउड के अंदर आए थे तब वॉल्टन खत्म हो गया था और ऐसे में सिर्फ उन लोगों का कोड ही क्लाउड में कॉपी हुआ था, इसलिए उन लोगों के रूम ही शिप पर थे। पर अगर सच में स्पेसशिप के अंदर वॉल्टन का रूम भी था तो इसका मतलब वॉल्टन अभी भी जिंदा है, क्योंकि अगर वर्म होल से आते समय उसके जलने के बाद उसका नाखूनों का हिस्सा भी उनके स्पेसशिप में रह गया होगा, तो क्लाउड ने कोड को वॉल्टन को वापस से जिंदा करके पास के ही किसी प्लेनेट पर फेंक दिया होगा। और इस तरह से नैनेट भी उस प्लेनेट के बारे में पता कर लेती है जिसमें वॉल्टन था, और अब वो उसको वापस शिप में लेकर आने के लिए चली गई थी। वहीं वॉल्टन उस प्लेनेट की अजीब तरह की मछलियों का शिकार करके उन्हें कच्चा खा रहा होता है, पर जब नैनेट उसके सामने आती है तो वो काफी ज्यादा खुश था। नैनेट तब उसको अपने पूरे प्लान के बारे में बता रही होती है कि तभी वहां पर नैट और रियल वाला वॉल्टन आ जाता है, जिसको शुरुआत में देखने के बाद पहले तो नैनेट काफी डर जाती है, पर बाद में जब नैट उससे सही से बात करती है तो नैनेट उसको और वॉल्टन के क्लोन को अपने साथ लेकर शिप पर चली गई थी, जहां पर अब नैट को भी उनके प्लान्स के बारे में पता चल गया था। ऐसा मानो कि यहाँ पर वो लीगल तरह से आए थे, यानी कि जो रियल लाइफ वाली नैनेट होती है। और यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर डबल कैरेक्टर दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्लोन्स है जिनको इलीगल तरह से बनाया गया है वो गलत चीज है, और जो यहाँ पर सामने अच्छे वाले आए हैं जो रियल जिंदगी वाले हैं वो लोग यहाँ सब्सक्रिप्शन लेकर आए हैं, यानी कि मेस्मराइजर डिवाइस की मदद से। लेकिन होता यह है कि उस समय अचानक से असली वाला वॉल्टन, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेकर मेस्मराइजर की मदद से यहाँ आया था, वो पास में ही रखी पिक्सी की गन को उठाकर कार्ल को शूट कर देता है, और वो बाकियों को भी खत्म करना चाहता था क्योंकि उसको अपनी गेम में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए थी, और किसी वजह से वो सोर्स कोड के पास किसी को भी नहीं पहुंचने देना चाहता था। मगर तब नैनेट उस पर हमला करती है और उसको शूट करके खत्म करती है, जिससे वॉल्टन अपने ऑफिस में वापस से आ गया था। तब तक नैट खुद भी बाहर आ गई थी और वो वॉल्टन को रोकने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि बेशक से वो लोग उनके क्लोन्स थे, पर वो डीएनए क्लोनिंग से बनाए गए थे और किसी असली इंसान की तरह उनकी भी फीलिंग्स थी। लेकिन वॉल्टन किसी भी हाल में उनको खत्म करना चाहता था, वो उनको सोर्स कोड तक जाने से रोक रहा था। इसलिए नैट तब उसको मारती है और वहां से गेम में एंटर करने वाले डिवाइस को लेकर जाने लगती है। अब वॉल्टन ऑफिस के बाहर रोड तक आकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे ही बहस करते हुए नैट का एक कार से बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है। लेकिन वॉल्टन को इससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस नैट का सामान और उस डिवाइस को वहां से लेकर वापस से अपने ऑफिस में आ गया था। वहीं स्पेसशिप में वॉल्टन के क्लोन ने अब तक अपने हुलिये को थोड़ा सा सही कर लिया था, यानी कि जो अच्छा वाला था। तब नैनेट उससे जानने की कोशिश करती है कि असली वॉल्टन उन्हें सोर्स कोड के पास क्यों नहीं जाने देना चाहता। तब जाकर हम वॉल्टन के क्लोन की बातों से जान पाते हैं कि असल में 12 साल पहले वॉल्टन रॉबर्ट से मिला था, और उस समय रॉबर्ट एक जीनियस कोडर था, पर किसी को उनके बारे में पता नहीं था। वॉल्टन के पास काफी पैसे थे और वो उनको और ज्यादा बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो अलग अलग चीजों में पैसे इन्वेस्ट करता रहता था। लेकिन अब तक उसको कोई बढ़िया आउटपुट नहीं मिला, पर जैसे ही उसको रॉबर्ट के बारे में पता चला था तो वो उसके पास जाकर उससे मिलता है। उस समय रॉबर्ट एक गराज में रहा करता था और उसके पास स्पेस फ्लीट के काफी सारे मर्चेंडाइजेस थे, और उसने एक डिवाइस बनाया हुआ था जिसकी मदद से किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस को वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भेजा जा सकता, जहां पर उस इंसान को सब कुछ एकदम असली जैसा लगता था। और उस प्रोजेक्ट को एक बार देखते ही वॉल्टन समझ गया था कि इसकी मदद से वो काफी ज्यादा पैसे कमा सकता है, और इसलिए उसने रॉबर्ट से उस प्रोजेक्ट की मदद से एक गेम डिजाइन करने के लिए कहा था, और ऐसे जाकर इन्फिनिटी की शुरुआत हुई। लेकिन उस समय तक गेम में बस 4 ही प्लैनेट्स थे, क्योंकि रॉबर्ट हर प्लैनेट की छोटी से छोटी चीज को खुद बनाता था और उसमें डिटेल्स भी ऐड करने में काफी वक्त लगता। लेकिन वॉल्टन सब जल्दी चाहता था, इसलिए उसने ही रॉबर्ट को वो डीएनए क्लोनिंग वाली मशीन दी थी। हालांकि वैसे तो उस मशीन को दुनिया में बैन कर दिया गया था, पर क्योंकि वॉल्टन ने पहले उस प्रोजेक्ट में भी पैसे इन्वेस्ट करे थे, इसलिए उसके पास वो मशीन मौजूद थी। और यही रीजन था कि वो हर चीज को मानने से इनकार कर रहा था, क्योंकि इसका कल्प्रेट वही था, शुरुआत करने वाला भी वही था।
और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चीज करी थी, या फिर ये कहें खतरनाक चीज करी थी। उसकी मदद से ही उसने रॉबर्ट के ही एक क्लोन को बनाया, जिसको उन्होंने गेम के सोर्स कोड की जगह पर रखकर लॉक कर दिया। और उसका काम यही था कि वो लगातार बस गेम के मैप को बड़ा करता रहे। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर इस बारे में गवर्नमेंट को पता चल जाता या फिर किसी और बॉडी को, तो यहाँ पर इन्फिनिटी को बंद कर दिया जाता, क्योंकि डीएनए क्लोनिंग करना पूरी तरह से इलीगल था। साथ ही साथ अगर उन्हें सोर्स कोड से अपने फाइल को कट करना था तो उनको रॉबर्ट से ही बात करके ये काम करवाना होगा, क्योंकि उसके बिना वो लोग ये काम नहीं कर सकते थे। अब ये सब जानने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट तो खुद भी बहुत ज्यादा बुरा था। अब नैनेट तब इस बात को समझ गई थी कि नेट खुद भी खतरे में है, क्योंकि वॉल्टन किसी भी हाल में ये सब चीजें किसी के भी सामने आने से रोकने की कोशिश करेगा, और इसलिए नैनेट नेट को कॉल करने के लिए कहती है। यानी कि ये जो क्लोन्स हैं वो गेम के अंदर ही टेक्नोलॉजी की हेल्प से बाहरी दुनिया से असल लोगों से संपर्क कर सकते थे। और अब आपको समझ में आया होगा कि जब नैनेट का एक्सीडेंट हुआ था तो असल दुनिया में उसे कोई भी फर्क क्यों नहीं पड़ा, और उसको खाली डिवाइसेस से और इन चीजों से मतलब था, क्योंकि वो खुद को बचाना चाह रहा था। खैर, अब जब ये क्लोन्स जो होते हैं वो कॉल करते हैं तो ये कॉल हॉस्पिटल में डॉक्टर उठाता है, जो कि नैनेट की हालत के बारे में नेट को बताता है, जो कि अब ब्रेन डेड हो गई थी और किसी को नहीं पता था कि वो कब तक अपने होश में आएगी। ये जानकर तो नैनेट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, यानी कि गेम वाली, और अब वो किसी भी हाल में रॉबर्ट के पास सोर्स कोड तक जाना चाहती थी। इसलिए तब कबीर से बोलकर वो स्पेसशिप को सोर्स कोड के पास ले जाती है। और ये सारी चीजें जो है ना वो गेम में चल रही थी, जिसके अंदर एक बार में बस एक ही इंसान जा सकता है। पर क्योंकि अब यही आखिरी रास्ता था, इसलिए नैनेट के कहने पर वॉल्टन का क्लोन उसको सोर्स कोड में जाने की परमिशन दे देता है और नैनेट रॉबर्ट के सामने पहुंच जाती है। वहीं असल दुनिया में वॉल्टन काफी परेशान था, क्योंकि उसको गेम के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में भी नहीं पता होता। ऑब्वियस सी बात है, वो जीनियस थोड़ी था, वो तो खाली इन्वेस्टर था और वो पैसे कमाने आया था। अब वो रियल लाइफ वाले कबीर को कॉल करके उसकी सैलरी $5000 बढ़ा देता है, और बदले में बस उससे यही पूछता है कि गेम में वापस से एंटर कैसे करा जाए। अब कबीर इस चीज को सुनकर हैरान रह जाता है कि उसको इतना भी नहीं पता, लेकिन उसने वॉल्टन को गेम में एंटर करने का तरीका बता दिया था। ऑब्वियस ही बात है, पैसे के चलते हर कोई ऐसा कर देता। अब गेम के अंदर जाते ही रियल वॉल्टन ने क्लोन वाले वॉल्टन को बेहोश कर दिया था, और उसकी जगह वो बाकी सबके सामने चला गया था, जिसके ऊपर किसी को भी शुरू में शक नहीं होता। लेकिन पैकर को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि वॉल्टन का रियल नेचर सच में काफी ज्यादा अजीब था। उन्होंने तब वॉल्टन को पकड़ तो लिया था, मगर तब तक वॉल्टन ने गेम्स के सभी प्लेयर्स को यूएसएस कैलिस्टर की लोकेशन के बारे में बता दिया था, ताकि सभी आकर उनको खत्म कर दें, और वो गेम से बाहर चला जाता है। जल्दी ही तब शिप के पास पिक्सी, जोनाथन और उसके अलावा और भी काफी सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, जो कि उन सब टैगलेस प्लेयर से बदला लेना चाहते थे। वहीं नैनेट ने रॉबर्ट को अपनी सारी दिक्कतों के बारे में और रॉबर्ट की असल जिंदगी में खत्म होने के बारे में बता दिया था, जिसको जानकर रॉबर्ट काफी ज्यादा परेशान था। और यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ जो क्लोन्स है ना, यहाँ पर उनका रियल नेचर नजर आता है, या फिर ये कहे कि वो नेचर जो कि वो असल दुनिया में नहीं दिखा रहे थे। जैसे कि वॉल्टन असल दुनिया में काफी गंदा था, लेकिन उसका क्लोन यहाँ पर अच्छा होता है। रॉबर्ट भी यहाँ पर सिमिलर सा दिख रहा था। और अब फाइनली रॉबर्ट का क्लोन नैनेट की मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वैसे वो कोई बुरा इंसान नहीं था, बस वो अकेला रहता था और उसके बाद भी लोग उसको बुली करते थे, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। अब वो नैनेट को तब 3 रास्ते बताता है, जिसमें से एक मेन के अंदर तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल सकती थी, पर दूसरे प्लान के हिसाब से वो अपनी असल जिंदगी में वापस लौट सकती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जो नेट है वो ब्रेन डेड हो चुकी है, और ऐसे में उसकी बॉडी खाली एक जिंदा लाश थी। तो रॉबर्ट चाहता था कि वो नैनेट की कॉन्शियसनेस को नेट की बॉडी में ही डाल दे, पर इससे बस नैनेट की जान बचती और बाकी सब इसी दुनिया में रह जाते। ये सुनने के बाद नैनेट पहले ही रास्ते को चुनती है, वो सबको बचाना चाहती थी, लेकिन रॉबर्ट के पास एक और रास्ता था जिससे कि सभी लोग बच जाते। इसलिए वो एक नए चिप को बनाता है, जिसके अंदर वो नैनेट के कोड को कट करने की जगह कॉपी कर रहा था। वो देखकर नैनेट को थोड़ा अजीब लगता है, पर रॉबर्ट उसको ये बताता है कि वो नैनेट के एक क्लोन को अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि वो अकेला काफी ज्यादा परेशान है। पर क्योंकि ऐसे में नैनेट का एक क्लोन गेम में ही रहता और बाद में नैनेट के दिमाग में उसके बारे में ही चलता रहता, इसलिए वो रॉबर्ट को ऐसा करने से मना करती है, जिस बात से रॉबर्ट काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अकेला नहीं रहना चाहता था। अब नैनेट उसको शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, पर रॉबर्ट उसका मुंह बंद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर नैनेट को पुराने रॉबर्ट की याद आती है। इसके तुरंत बाद नैनेट ने पास में पड़ा स्पेस फ्लीट का एक डैगर उठाकर रॉबर्ट के सर में ही दे मारा था।
जिससे कि होता यह है कि रॉबर्ट के क्लोन की वहीं पर मौत हो जाती है और क्योंकि वही गेम का सोर्स कोड था इसलिए उसके खत्म होते ही गेम के अंदर किल स्विच एक्टिवेट हो गया था, जिससे जल्दी ही पूरी गेम बर्बाद होने वाली थी। और ये देखकर जल्दी से नैनेट उस ड्राइव को उठाती है और जैसा कि रॉबर्ट करने वाला था वो वैसा खुद कर देती है। अब वहीं बाकी सब भी उन सभी प्लेयर से लड़ रहे थे, यानी कि ऑफिशियल प्लेयर से, लेकिन उनकी शील्ड और एमोस खत्म हो गए थे और जल्दी ही वो खत्म होने वाले थे, यानी कि जितने भी इल्लीगल क्लोन्स थे। पर सोर्स कोड कॉपी होते ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं अब नैनेट की आंख खुलती है नेट की बॉडी में, यानी कि असल जिंदगी में, और तभी उसको एलिना का भी कॉल आता है जो कि खुद भी नेट की ही बॉडी में थी। और नैनेट जो देख रही थी वही चीजें उन लोगों को भी दिखाई दे रही होती है। मतलब कि रॉबर्ट की आखिरी प्लान के अंदर नैनेट के सारे टीम मेंबर्स नेट के ही ब्रेन में जाने वाले थे, यानी कि जितने भी इल्लीगल क्लोन्स थे। अब नेट की बॉडी को तो नैनेट ही कंट्रोल करती है, पर बाकी सब उसको देखकर उससे बात कर सकते थे। अब तक इन्फिनिटी गेम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसमें एरर कोड 606 दिखाया गया था, जिसको देखकर तो वॉल्टन और कबीर के रियल लाइफ में होश उड़ गए थे। उनकी इतनी पॉपुलर गेम खराब हो गई थी और ऑब्वियस ही बात है कि अब पैसा भी उनको नहीं मिलने वाला था। एनीवेज अब कुछ दिनों के बाद में क्रिस को भी इन्फिनिटी गेम के अंदर डीएनए क्लोनिंग का इस्तेमाल होने के सबूत मिल जाते हैं, जिसकी मदद से वो वॉल्टन को जेल करवा देता है। और इस खबर को नेट के अंदर रह रहे सारे के सारे क्लोन्स जैसे कि नैनेट और बाकी सब देख रहे थे। खैर अब इन सभी को नेट के शरीर के अंदर रहने की आदत तो हो गई थी, लेकिन नेट फिर भी किसी ऐसे तरीके पर काम कर रही थी जिससे कि इन सभी को उसके ब्रेन से बाहर निकाला जा सकता था। ऐसा समझो कि एक दिमाग के अंदर कई सारी थिंकिंग, कई सारी कॉन्शियसनेस चल रही थी। लेकिन तब तक होता यह है कि हाउसवाइफ्स के शो का टाइम भी हो जाता है, इसलिए कबीर और एलिना उससे वो शो लगाने के लिए कहते हैं और यहाँ पर अब सभी वो शो देख रहे थे। और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक मिरर सीजन 7 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे एपिसोड्स पसंद आए होंगे। आप लोग बताइएगा कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था। मेरा फेवरेट एपिसोड तो वो थ्रॉन्गलेट्स वाला या फिर वो मूवी वाला था, जिसके अंदर वहां पर लव स्टोरी वगैरह दिखाई गई थी। वो काफी इमोशनल भी था और काफी इंटरेस्टिंग भी। बाकी अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आई है तो मैं इसके सीजन 1 से लेकर सीजन 6 को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं हर एक सीजन से उसके बेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको हर एक सीजन की थीम भी मिल जाएगी। क्योंकि देखिए जैसे कि सीजन 7 था उसके अंदर हमको एक बहुत ही ज्यादा एडवांस दुनिया दिखाई गई है और ऐसे ही बाकी के सीजन्स के अंदर भी कुछ ना कुछ सिमिलर थीम रहती है जिससे कि आपस में ये कनेक्टेड रहते हैं। अभी सीरीज के अंदर काफी सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि पिछले सीजन्स के अंदर दिखाए गए थे और उसी से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बेसिकली कहा जा सकता है कि ये सभी सिमिलर यूनिवर्स के अंदर घटित हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से जल्दी इस एपिसोड को और पिछली वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बाकी के सीजन्स को मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। और पेंगातिन सेतन फिल्म को देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे